गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 30 जून, तो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में 30 जून के करंट अफेयर। और आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दलाई लामा जी को याद करेंगे। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, ठीक है। तो उनके द्वारा एक कथन कहा गया है, एक बात कही गई है कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है। सफलता का मतलब ये होता है कि जो अभी आप हैं उससे बेहतर बनना है। यानी कि आपको जो कंपटीशन करना है वो अपने आप से करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम कंपटीशन अपने आप से करते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं और हमारे अंदर दूसरों से भेदभाव की भावना नहीं आ पाती है और हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं विचारधाराओं के साथ में और दलाई लामा जी को याद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए, फर्स्ट 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म, यानी संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 30 जून को। और इसके लिए 2018 में जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने ये बात बोला था कि 30 जून को ये डे मनाया जाएगा। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही कोई भी दिन जब हम मनाते हैं तो उसकी घोषणा करी जाती है ऑफिशियली रूप से। ओके। अच्छा, ये डे क्यों मनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से जो सांसद होता है वो किसी भी देश के लिए और किसी भी पूरे विश्व के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है उसको निभाने में। ओके। अच्छा, अंतर संसदीय संघ क्या है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम यानी 1889 में, है ना, 1889 में पहली बार अंतर संसदीय संघ के द्वारा ये दिन मनाने के बारे में बात कही गई थी। और इसकी स्थापना भी कब करा गया था? तो जो अंतर संसदीय संघ है उसकी स्थापना 1889 में करी गई थी, सांसदों के एक छोटे से समूह में, ठीक है। और इसका मोटिव ये था कि किस तरीके से सांसदों के रोल को आगे बढ़ाया जाए, उसमें जागरूकता पैदा किया जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या नारा दिया था? तो फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ठीक है। इसका मुख्यालय यानी कि जो IPU है यानी अंतर संसदीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गैब्रिएला क्यूवॉस बैरोन है। और महासचिव कौन है? तो मार्टिन चुंगुंग इसके महासचिव हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड के बारे में। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो डे मनाया जाता है इसके लिए ये 30 जून ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी दिसंबर 2016 में, उसने ये डिसाइड किया था कि 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाएगा। और उसके बाद इसके पीछे का जो रीज़न दिया गया था उसमें क्या था कि 1908 में रूस की एक नदी है जिसका नाम है तुंगुसका नदी, ठीक है। तो तुंगुसका नदी के पास में एक विस्फोट हुआ था और ये बोला जाता है कि जो एस्ट्रॉयड था उसकी वजह से ये विस्फोट हुआ था। तो इस तरीके से इस दिन को मनाने के लिए जो ये दिन डिसाइड किया गया था, तो 30 जून डिसाइड किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ओके। इसका मोटिव क्या है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे को मनाने का, या इसका पर्पस क्या है? तो स्पेशली एस्ट्रॉयड की क्या भूमिका होती है हमारे जो यूनिवर्स है उसमें, और साथ साथ में अगर एस्ट्रॉयड टकराते हैं तो उसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है 30 जून को। ओके। नेक्स्ट देखो, जो बात कर रहे हैं थोड़ा एस्ट्रॉयड को समझते हैं। देखो, जब भी आप प्लेनेट की स्थिति को देखते हो तो जब हमारा सन है ये, ठीक है, तो प्लेनेट की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा मंगल ग्रह आता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बृहस्पति ग्रह आता है यानी जुपिटर आता है। इसके बीच में आप देखोगे तो कई सारे छोटे 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 जो है आपको एस्ट्रॉयड की बेल्ट मिलेगी, है ना, जो धुंधली सी दिखती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें एक छोटे से पत्थर के कंकड़ जैसे भी एस्ट्रॉयड होते हैं और लगभग 600 मील की चौड़ाई वाले भी एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक तरीके के खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों से छोटे होते हैं।
ठीक है। और उल्का पिंड से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं एस्ट्रॉयड। तो ये थोड़ी सी जानकारी है क्षुद्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं या एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं उसके बारे में। ये आपको स्पेशली दिख जाएंगे हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, एक पूरा एक प्रॉपर बेल्ट के रूप में, जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हूल क्रांति दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 जून को हूल क्रांति दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके पीछे। देखिए झारखंड का एक जिला है साहिबगंज जिला, वहां पर एक गांव है भोलनाडीह गांव। ठीक है, यहीं के रहने वाले थे सिद्धू कानू भाई, जो आदिवासी थे, है ना। इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों का विरोध करा था और लगभग 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों को एक साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और इन्होंने नारा क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये इनका नारा था। जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, 26 जुलाई 1955 को इन दोनों भाइयों को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, और इसीलिए 30 जून को 1855 में ये क्रांति स्टार्ट करी गई थी, जिसकी वजह से ही इस दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में हम जानते हैं। ओके, इसका उद्देश्य ये है कि जो सिद्धू कानू भाई हैं उनको याद किया जाए, उनकी वीरता को याद किया जाए, और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया उस चीज को याद किया जाए। हूल रेवोल्यूशन डे या फिर हूल क्रांति दिवस के रूप में हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का फाइनल हुआ है। साथ में मैं आपको बता दूं कि दुबई का जो शबाब अल अल अहली, ओके, शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब था, वहां पर 16 से लेकर 27 जून के बीच में जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी है वो हुआ था, जिसमें जो हमारे देश का उमा कोलकाता है उसको क्या मिला, वो चैंपियन हुई है, वो कबड्डी टीम चैंपियन हुई है, और जिसको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। और सेकंड रनर अप है वो कौन था, तो पंजाब पैंथर्स रनर अप था, जिसको 5 लाख रुपए मिला है। ओके, समझ में आ गई बात। यानी कि हमारे देश के अलग अलग स्टेट की टीम्स दुबई गई थी, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दुबई का शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में इसका आयोजन किया गया था 16 से 27 जून के बीच में। तो विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए गए, जो विजेता टीम थी जिसका नाम है उमा कोलकाता, और साथ में ही जो पंजाब पैंथर्स थे वो रनर अप थे, तो उनको 50 लाख रुपए दिए गए हैं। क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें विजेता टीम कौन सी थी इसके बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक गोल्फ का एक टूर्नामेंट हुआ है जिसका नाम है लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट। ठीक है, तो इस इवेंट को किसने जीता है, हरियाणा की झज्जर की रहने वाली हैं, उम्र में 22 साल की हैं, बाएं हाथ की गोल्फर हैं, जिनका नाम है दीक्षा डागर। इन्होंने अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये रॉयल बैरोन गोल्फ क्लब में हुआ था। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके पहले दीक्षा ने 2019 में इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन में अपना पहला जो खिताब है वो जीता था गोल्फ के लिए। क्लियर हो गई बात। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे देश के लिए अदिति अशोक थी, जिन्होंने 2016 में हीरो महिला इंडियन ओपन में LET जीतने वाली पहली महिला बनी थी। यानी कि अदिति अशोक को 2016 में हम इसलिए याद करेंगे क्योंकि इन्होंने पहला जो लेडीज यूरोपियन टूर है वो जीता था 2016 में। ठीक है, और 2023 में भी अदिति ने मैजिकल केन्या लेडीज जीता था। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दीक्षा डांगर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है, उम्र में 22 साल की है, बाएं हाथ की गोल्फर हैं, और इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट जीता है जो रॉयल बैरोन गोल्फ क्लब में खेला गया था। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली किसके बारे में, दीक्षा डांगर के बारे में। देखो लेडीज यूरोपियन टूर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको लंदन के इंग्लैंड के लंदन के पास जो बर्किंघमशायर गोल्फ क्लब है उसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में इसका काम क्या है, तो दुनिया भर के जो महिला गोल्फर हैं
उनके लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करता है और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट कराने का काम करता है। इसके सीईओ कौन है? तो अलेक्जेंड्रा अरमास इसके सीईओ हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, यूएनडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि इसके अवर महासचिव और एसोसिएटेड प्रशासक है ना, यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसे चुना गया है? चीन के हैं जू हाओलियांग। चीन के जू हाओलियांग को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके द्वारा। किसके लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इनको चुना गया है। इसके लिए एसोसिएटेड प्रशासक के रूप में और अवर महासचिव के रूप में चुना गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये किसकी जगह लेने वाले हैं, तो ये भारत की उषा राव मोरानी की जगह लेने वाले हैं। उषा राव मोनारी की जगह लेने वाले हैं। अच्छा, ये जो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम है, स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो स्पेशली एशिया प्रशांत क्षेत्र में, यूरोप में और मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। ओके, देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करती है और साथ में ही एक लगभग पूरी दुनिया में 170 देश ऐसे हैं जिनको गरीब देश कहा गया है। तो उनमें किस तरीके से गरीबी को कम किया जा सकता है, डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसके ऊपर ये पॉलिसी बनाते हैं और काम करते हैं। स्पेशली ये 3 जो फील्ड हैं उस पर काम करते हैं। वो क्या 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 है देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसके ऊपर काम करते हैं और शांति निर्माण के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जलवायु और आपदा जो प्रबंधन है उसके ऊपर भी काम इनके द्वारा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रूप में। ओके, अच्छा, आइए बात करते हैं किसके बारे में? हम इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी 17 नंबर की जो बैठक है, सम्मेलन है, वो कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। और इसके चीफ गेस्ट कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके चीफ गेस्ट देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। 1 और 2 जुलाई को चलेगा और स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सहकारिता के फील्ड में है, तो निश्चित सी बात है कि सहकारी क्षेत्र में जो इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है और जो आगे काम करेगी उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इसके लिए जो अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाएगी? तो निश्चित सी बात है कि हमारे देश के जो सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाएगी। और चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चीफ गेस्ट होंगे। साथ में मैं बता दूं कि किस विषय के साथ इसको ये जो सम्मेलन है किया जाएगा। तो विषय है अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि। अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि, इस विषय के साथ में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। इस थीम के साथ में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 1 से 2 जुलाई के बीच में प्रगति मैदान में, नई दिल्ली के। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। ठीक है, और भारत की एक सहकारी संस्थान संघ के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। सहकारिता के फील्ड में हम देखते हैं कि जो भी काम किया जाता है वो सब कुछ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से किया जाता है। और 1961 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कर दिया गया था, है ना। पहले इसकी स्थापना भारतीय सहकारी संस्थान संघ के रूप में करी गई थी और बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कर दिया गया था 1961 में। ठीक है, समझ में आ गई बात। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए ये इस संघ की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के जयपुर में जवाहर कला केंद्र है। क्या है? जवाहर कला केंद्र है राजस्थान के जयपुर में। यहाँ पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया, 29 जून को आयोजित कर दिया गया है और 5 जुलाई तक ये चलेगा, यानी कि 29 जून से लेकर
जून से लेकर 5 जुलाई तक ये जो मेला है ये चलने वाला है राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दिव्य कला मेला, है ना, राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, देखो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेशली ऐसे उद्यमी जो विकलांग हैं, है ना, ऐसे कारीगर जो विकलांग हैं, उनके उत्पादों को, उनके प्रोडक्ट को, उनका जो भी शिल्प है, उनके स्किल को दिखाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो राजस्थान सर के द्वारा जयपुर में दिव्य कला मेला 2022 में शुरू किया गया था, और इस श्रृंखला का 2022 में इसको शुरू कर दिया गया था, और अभी इसका 6th नंबर का एडिशन है जो जयपुर में आयोजित किया गया है। इसके पहले भारत के अलग अलग स्टेट में इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर में पहले ही इसको आयोजित किया जा चुका है। और जो ये 6th नंबर का संस्करण है दिव्य कला मेले का, वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इसमें आपको हस्तशिल्प देखने को मिलेगा, हथकरघा से रिलेटेड, कढ़ाई, पैकेज्ड भोजन जैसे जो भी प्रोडक्ट हैं शामिल किए गए हैं विकलांगजनों के, उनको आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो हमने बात कर ली दिव्य कला मेले के बारे में, जो जवाहर कला केंद्र में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये इसका 6th नंबर का संस्करण है। ओके, और इसके पहले दिल्ली, मुंबई, भोपाल और गुवाहाटी और इंदौर में पहले ही इसको आयोजित किया जा चुका है, और इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2022 में। क्लियर। देखिए, जो बात कर रहे हैं अभी हम H1B वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, दुनिया के देशों के दूसरे देशों के नागरिकों के लिए। ओके, तो अमेरिका ने ये बोला है कि भारत में ही, भारत से जुड़े हुए जो IT सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, अगर उनको H1B वीज़ा मिल गया है तो उसको इंडिया में ही रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका की तरफ से जो लिया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि IT सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, जो पेशेवर हैं, उनकी डिमांड अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका के द्वारा भारत के जो IT पेशेवर हैं उनके लिए ये कदम उठाया गया है। अब इससे क्या होगा, ऑन साइट ग्राहक जुड़ाव बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, और अमेरिका को IT पेशेवर चाहिए भारत के, वो भी उनको उपलब्ध हो जाएंगे, और जो काम करना चाहते हैं IT सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी सुविधा मिल जाएगी, आसानी से उनका काम हो जाएगा अपने ही देश में। ओके, क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली H1B वीज़ा के बारे में। देखिए, H1B वीज़ा स्पेशली अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा, उनके यहाँ अगर कोई काम करना चाहता है तो उनको प्रदान किया जाता है अमेरिकी सरकार के माध्यम से। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, स्पेशली काम करने के लिए ही ये H1B वीज़ा जो है डिज़ाइन किया गया है। इसकी अच्छा, H1B वीज़ा की 4 श्रेणियां हैं। देखो वो कौन कौन सी हैं, 4 नहीं 5 श्रेणियां हैं, देख लेते हैं। सॉरी, H1B वीज़ा की नहीं, वहाँ पर अमेरिका के द्वारा और भी तरीके के वीज़ा प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उनकी कैटेगरी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो L1B है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए, L1A है प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए, E2 है ट्रिटी इन्वेस्टर वीज़ा, और E1 है ट्रिटी वेंडर ट्रिटी ट्रेडर वीज़ा, और E3 है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं उनके लिए। क्लियर हो गई बात। यानी कि H1B वीज़ा के अलावा भी अमेरिका के द्वारा ये 5 तरीके के वीज़ा भी प्रोवाइड किए जाते हैं दूसरे देशों के नागरिकों के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कनाडा के डिजिटल घुमंतू रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कनाडा से रिलेट करता है। कनाडा ये क्यों कर रहा है, स्पेशली जो कनाडा का IT सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें जो कुशल कर्मचारियों की कमी है। ओके, तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए कनाडा ने एक स्कीम लेकर आया है, एक रणनीति लेकर आया है, और उसका नाम क्या है, तो उसका है डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी, जिसका नाम दिया गया है। अब इसकी वजह से एड्रेस किया जाएगा स्किल्ड लेबर को, और उनकी शॉर्टेज को फुलफिल किया जाएगा कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। स्पेशली IT सेक्टर में और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें काम के लिए ऐसा किया जा रहा है।
और सबसे पहले ये जो घोषणा करी गई थी वो टोरंटो में कोलिजन के तकनीकी सम्मेलन में इस बात की घोषणा करी गई थी। अच्छा, डिजिटल घुमंतु रणनीति के बारे में बात करें तो सबसे पहले कनाडा में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद उसके काम को देखा जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस को परखा जाएगा और उसके बाद उसे वहाँ पर कनाडा में रखा जा सकता है, यानी बसाया भी जा सकता है, वहाँ की नागरिकता भी दी जा सकती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली डिजिटल घुमंतु रणनीति या जिसको डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है उसके बारे में। कनाडा के बारे में बात करेंगे तो राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, इसकी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं और राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर मेपल का पत्ता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से लगा हुआ है कनाडा, उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा के जिंद जिले में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन की यात्रा शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा समझ लो। हरियाणा का जो जिंद जिला है ना, वहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा, हाइड्रोजन से चलने वाली का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली उत्पन्न करी गई है और उसके माध्यम से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को चलाया गया है। अच्छा, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पर्यावरण के अनुकूल एक तो होता है ये, दूसरी चीज कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। कल ही की जो हमने कल का करंट अफेयर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि 2070 तक पूरे भारत को जीरो कार्बन फ्री करना है ना, बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन को फ्री करना है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे कई सारे स्टेप्स उठा रही है अलग अलग फील्ड में, और हमारे देश की इंडस्ट्रीज और कंपनियां भी लगी हुई हैं। तो इसकी वजह से इस तरीके की ट्रेनों को स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो शोभन चौधरी हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ऐसी पहली कौन सी जगह थी जहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन के माध्यम से ट्रेन को चलाया गया था? तो वो थी जर्मनी। जर्मनी ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई थी और जिसका नाम क्या रखा गया था? कोराडिया आइलैंड। ठीक है, कोराडिया आइलैंड जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है उसके द्वारा ये यात्रा स्टार्ट करी गई थी पहली बार पूरी दुनिया में। समझ में आ गई बात? अब भारत में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्टार्ट किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बसाया गया है। कहां पर? असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर, यानी असम का जो जोरहाट पंप स्टेशन है वहां पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला हरित हाइड्रोजन जो संयंत्र है उसको स्थापित किया गया है। और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई थी? तो वो है कोराडिया, जर्मनी है, जिसकी कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन सेल के द्वारा पहली बार इस तरीके की ट्रेन चलाई गई थी, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट जो बात किया हमने, जैसा कि हरियाणा के जिंद जिले के बारे में बात कर लिया जहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन स्टार्ट की गई है। हरियाणा के बारे में जानते हैं। मैप में आप देख सकते हैं भारत के उत्तरी हिस्से में हरियाणा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये तीनों, इसकी जो तीन तरफ की जो सीमाएं हैं वो नई दिल्ली से मिलती हैं। साथ में यहाँ पर आपको जाकिर हुसैन रोज गार्डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जाकिर हुसैन रोज गार्डन आपको मिल जाएगा। रॉक गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा जो चंडीगढ़ में है ना। और साथ में आप सबको अच्छे से पता है कि चंडीगढ़ एक यूटी है और पंजाब और हरियाणा की एक ज्वाइंट एक कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो 5G के जो प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ाने के लिए जो हमारा दूरसंचार विभाग है, यानी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, वो क्या कर रहा है? वो जो है कई सारे हैकथॉन को लेकर आया था पहले भी, और उसने अभी जो एक नया हैकथॉन स्टार्ट किया है स्पेशली 5G के जो प्रोडक्ट हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। और इस हैकथॉन का नाम क्या दिया गया है? तो इस हैकथॉन का नाम दिया गया है 5G और बियॉन्ड हैकथॉन 2023। 5G एंड बियॉन्ड हैकथॉन 2023 नाम से टेलीग्राम डिपार्टमेंट के द्वारा
एक हैकथॉन लेकर आया गया है और 28 जून 2023 को इसकी घोषणा करी गई थी। इसके माध्यम से जो काम किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसके माध्यम से जो 5G से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों को इन्वॉल्व किया जाएगा, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा कि वो रिसर्च करें और इस तरीके की चीज़ों को बनाएं। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली जो हैकथॉन हो रहा है 5G प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या बात हो रही है हमारे पास, जो न्यूज़ है देखते हैं क्या है। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए जो गुजरात की सरकार है उसने अमेरिकी चिप निर्माता एक फर्म है जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, यानी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए गुजरात सरकार ने समझौता किया है। कहाँ पर समझौता हुआ है, तो अहमदाबाद में समझौता हुआ है। अब देखो अगर ये समझौता हुआ है, विदेशी कंपनी से समझौता हुआ है, तो इस समय हमारे देश के जो आईटी मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो मौजूद थे और साथ में ही वहाँ के मुख्यमंत्री यानी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में ही जो MOU है उस पर हस्ताक्षर हुआ है। जो अमेरिकी चिप निर्माता फर्म जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसके साथ में समझौता किया गया है। अच्छा देखो ये जो सेमीकंडक्टर असेंबली है ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद का जो साणंद जिला है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये बोला गया है कि 50% जो भी पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 20% का जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, समझ में बात आ गई। अच्छा गुजरात के बारे में बात करें तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ये याद रखना, राज्यपाल तो जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने बात कर ली सेमीकंडक्टर असेंबली के बारे में जो अहमदाबाद का साणंद जिला है वहां पर है। ओके, माइक्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, अमेरिका की एक फर्म है जो कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का काम करती है, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, समझ में बात आ गई। और फ्लैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे जो ड्राइव है उस पे काम करती है ना, अमेरिका की एक कंपनी है। साथ में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो अमेरिका में 1978 में 5 अक्टूबर को करी गई थी और इसका मुख्यालय बोइस इडाहो में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा देखिए 28 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस कैबिनेट के मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को पेश किया गया है और साथ में ही जो गन्ना किसान है 315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है गन्ना किसानों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। और ये बोला गया है कि जो सीजन 2023 और 24 वाला है उसमें यानी ये पूरे साल के लिए गन्ना किसानों को ये मंजूरी दे दी गई है, सेंट्रल जो हमारा कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके द्वारा। अच्छा इसमें क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसके माध्यम से जो गन्ना किसान है उनको फायदा होगा क्योंकि उनकी जो उपज है ना, उसको खरीदा जा रहा है उचित मूल्य पर। आप देख सकते हैं कि 315 रुपये प्रति क्विंटल की जो दर है वो डिसाइड की गई है। और इसके अलावा जो चीनी मिलें हैं जहाँ पर चीनी बनती है उसके जो कंपनी के मालिक हैं और साथ में जो श्रमिक उसमें काम करते हैं उनको भी फायदा होगा, उनको भी लाभ होगा। कहा गया है कि लगभग 5 लाख जो श्रमिक होंगे उनको लाभ पहुंचने वाला है इस एक्टिविटी से गवर्नमेंट की। ओके, अच्छा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के बारे में बात करते हैं। तो इस विधेयक को पेश किया गया और भी कैबिनेट की मीटिंग में जो 28 जून को हुई थी और इसमें ये बोला गया कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का विधेयक आना चाहिए और इस पे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इस विधेयक के माध्यम से ये बोला गया कि जो भारत के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च में जो स्टूडेंट लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस विधेयक के माध्यम से काम किया जाएगा और रिसर्च का जो एक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात की गई है। ओके, तो हमने बात कर ली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल 2023 के बारे में और किसानों को यानी जो गन्ना किसान है उनको 315 रुपये प्रति क्विंटल की उचित मूल्य दी जाएगी
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड कर लिया गया है। ओके। अच्छा, जो एनआरएफ है उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि हमारे देश में वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया जाए, नए विचारों को बढ़ाया दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, छात्रों को रिसर्च के काम में लगाया जाए। और इस पर बोला गया है कि लगभग 5 सालों के लिए इस विधेयक को लेकर आया गया है और बोला गया है कि 5 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है ना। यानी इस पे लागत कितनी आएगी? तो 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी आने वाले 5 सालों में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, इसमें जो हमारे देश के जो वैज्ञानिक विभाग हैं, साथ में ही हमारे जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सभी मिलकर काम करेंगे और उसके लिए ये बजट लेकर आया गया है जिसका नाम है एनआरएफ विधेयक 2023। देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ है वो क्या है, सबसे पहले सीडीआरआई के बारे में बात करेंगे। तो सीडीआरआई के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। 23 सितंबर को 2019 में करी गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन हो रहा था उसके दौरान, और साथ में ही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मुख्यालय समझौता हुआ है भारत और सीडीआरआई के बीच में 22 अगस्त 2022 को, है ना। और इसी के लिए जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। अभी जो 28 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें, उसके लिए, ठीक है, उसमें। ओके, तो हमने बात कर ली सीडीआरआई के बारे में, जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और जो हमारा सीडीआरआई है उसके बीच में। अच्छा, सीडीआरआई की स्थापना और समर्थन के बारे में जैसा कि हमने बता दिया कि कैबिनेट के द्वारा 28 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई थी और उसके बाद सितंबर 2019 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और ये बोला गया था कि 5 साल के लिए, यानी 2019-20 से स्टार्ट करके 22, 23 और 24 तक इसमें लगभग 480 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीडीआरआई को दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सचिवालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, है ना। समझ में बात आ गई? अच्छा देखो, सीडीआरआई की सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो अभी मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 31 देश इसके सदस्य हैं, देश हैं। इसके 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे जुड़े हुए हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े हुए हैं। स्पेशली इसका काम ये है कि विकासशील देश इसमें शामिल हैं और जलवायु परिवर्तन या आपदाओं के प्रति जो संवेदनशील देश है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उस तरीके के देश इसमें शामिल किए गए हैं। और ये दिन प्रतिदिन इसकी जो सदस्यता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया? इसका जो मोटिव है जलवायु परिवर्तन के ऊपर नज़र रखना और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की मदद करना है। देखिए, जो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पीएम प्रणाम योजना, कौन सी योजना? पीएम प्रणाम योजना लेकर आई गई है। और साथ में पीएम प्रणाम योजना के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर मंजूरी किस बारे में दी गई है वो भी देख लेते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना है, प्राकृतिक उर्वरकों का यानी जो नेचुरल खाद है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। खाद के नाम पर, रासायनिक उर्वरकों के नाम पर जो किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। तो उस जो सब्सिडी के माध्यम से जो सरकार पे बोझ है उसको कम करना भी मोटिव है। और साथ में ही खाद से रिलेटेड ऐसी इकाइयों का निर्माण करना है, ऐसी यूनिट्स का निर्माण करना है ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिससे कि लोगों को आराम से खाद की उपलब्धता हो सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम प्रणाम योजना स्टार्ट करी गई थी। तो 28 जून को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि 3.68 ट्रिलियन रुपए का जो परिव्यय हो रहा है यूरिया सब्सिडी को वित्त वर्ष 2023 से शुरू करके उसको 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी यूरिया पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो खेत हैं उसके पोषक तत्वों को बढ़ाने के ऊपर भी बात की गई है। ओके, तो हमने बात कर ली पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में।
है ना। अच्छा, सल्फर लेपित यूरिया या यूरिया गोल्ड की शुरुआत करी गई है, इसके ऊपर भी डिसीजन लिया गया है। सल्फर लेपित यूरिया क्या है, और यूरिया जिसे यूरिया गोल्ड भी कहा जाता है, ये स्पेशली यूरिया का ही एक फॉर्मेट है जिसमें जिसमें जो सल्फर की कमी है, जो सल्फर की समस्या है, उसको दूर करने के लिए इसका नाम यूरिया गोल्ड रखा गया है, क्योंकि इसमें सल्फर भी उपलब्ध होगा। और अच्छे से पता है हमें कि सल्फर खेती के लिए, जो हमारी मिट्टी है उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से ही किसी भी पौधे की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ओके, बात समझ में आ गई। और इसके अलावा सल्फर के साथ साथ में नाइट्रोजन की मात्रा को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो विधेयक है उसके बारे में भी बात कर ली 2023 के लिए, और साथ में ही इसको अभी संसद में पेश किया गया है 28 जून को, और इसके लिए रिसर्च को बढ़ावा देना है। और ये बोला गया है कि 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, है ना। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023। देखिए, जो एनआरएफ है, यानी कि जो हमारे देश का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। एक गवर्निंग बॉडी होगा, और एक गवर्निंग बॉडी के साथ में, जिसको हम गवर्निंग बोर्ड कहेंगे, उसमें विभिन्न विषयों से रिलेटेड जो शोधकर्ता हैं, पेशेवर हैं, वो शामिल होंगे। इसका, और ये जो गवर्निंग बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। और साथ में ही केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, और साथ में ही हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। और ये गवर्निंग बोर्ड इस पूरे जो राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके सारे काम को देखेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा। ओके। और इसके काम क्या है, तो स्पेशली इसका जो काम है वो ये है कि रिसर्च के फील्ड में काम किया जाए। राज्य सरकार, जो साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मिलकर काम करे, रिसर्च को बढ़ावा दे, नए आइडियाज़ को बढ़ावा दे, और छात्रों की हेल्प करे, है ना। और इसके अलावा इस विधेयक में ये भी बात कही गई कि 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसको 2008 में स्थापित किया गया था। ठीक है। इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो हमें कवर करने थे, तो थोड़ा सेशन लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, दुनिया में। चलिए, फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।